स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ओनियन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट दिसंबर 2023 के समय में ओनियन का जो मार्केट प्राइस है उसके अंदर इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। तो उसी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को देखते हुए इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया। ऐसा ही कुछ लिमिटेशन हमने राइस के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया था कि राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में भी जो लिमिटेशंस है वो लगाए गए थे इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है उस समय में। आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको क्यों बैन किया गया कि ओनियन का जो कंजप्शन है आपको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एवरी फूड आइटम के अंदर ओनियन का जो यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच का सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ओनियन का जो प्राइस है उसके अंदर इन्फ्लेशन का सिचुएशन ना देखने के लिए मिले, इसी वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया गया। स्टूडेंट्स रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात नाम का जो कंट्री है जिसका कि क्लोज रिलेशन आपको इंडिया के साथ देखने के लिए मिलेगा, यूएई के द्वारा इंडियन अथॉरिटीज़ को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू रिक्वेस्ट किया गया कि ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उनको कैरी आउट किया जाए। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ट्रेडर्स को अलाउ किया गया है कि आपके द्वारा जो ओनियन का एक्सपोर्ट है यूनाइटेड अरब अमीरात के जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ में कैरी आउट किया जा सकता है। बट आप देखिए कि ट्रेडर्स का भी कुछ इश्यू यहाँ पे सामने आया है। ट्रेडर्स का इश्यू यही है कि उनके द्वारा जो नॉर्मल मार्केट प्राइस की रेट के ऊपर में ओनियंस का जो सप्लाई है वो किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के जो ट्रेडर्स हैं उनको। और आप देखिए कि यूएई के जो ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली उनके मार्केट के अंदर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो गेन किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे ओनियन का जो डिमांड है वो काफ़ी हायर था। तो ऐसे समय में जो प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, तो इस सिचुएशन को हम विंडफॉल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं कि मार्केट के अंदर इस तरीके का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो बेसिकली मार्केटिंग सिचुएशन की वजह से गेन होता है, उसको कि हम विंडफॉल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। काफ़ी बार जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ऑयल का जो मार्केटिंग कंपनीज है, उनको इस तरीके का जो प्रॉफिट है वो रिसीव होता है मार्केटिंग सिस्टम की वजह से। आप देखिए कि उसी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर में विंडफॉल टैक्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर में जो विंडफॉल टैक्स है वो लगा दिया जाता है कि उनको जो सिस्टमेटिक सिचुएशन की वजह से जो यहाँ पे अनप्रेसिडेंट प्रॉफिट है वो ना गेन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इसको डिफरेंट सीजन्स के अंदर में इस क्रॉप को उगाया जाता है। काफ़ी बार आपको ये खरीफ के समय देखने के लिए मिलता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। कुछ इंडिया के ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे इसको लेटर फेज ऑफ खरीफ का जो लेट फेज है उसके अंदर में उसको उगाया जाता है, और काफ़ी जगह इसको रबी क्रॉप के रूप से भी उगाया जाता है। इवन स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए हर एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पर्सन्स है उनके द्वारा अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के रिगार्डिंग में भी इस ओनियन को उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे समर के समय में जो ओनियन का जो कंजप्शन है वो आपको काफ़ी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन का जो मार्केट प्राइस है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो एक आपको ऑपरेशन ग्रीन है वो देखने के लिए मिलता है। ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा टॉप का जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग में। टॉप के अंदर में आप देखिए कि जो 3 यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं जिनको कि आपको फूड आइटम्स के अंदर यूज किया जाता है, टोमेटो है, टोमेटो के अलावा ओनियन है और पोटैटो है। इनका जो मार्केट प्राइस है, जो इन्फ्लेशन है उसको रेगुलेट किया जाएगा इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। जो टॉप स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में आप देखिए कि टॉप का जो चेंज है वो कर दिया गया है, टॉप को यहाँ पे चेंज करते हुए टोटल के रूप से कर दिया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कि यहाँ पे जो कंप्लीट वेजिटेबल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनका जो मार्केट प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाएगा इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन का जो ग्रोइंग सीजन है उसके बारे में हमने रीड किया। खरीफ के समय भी इसको उगाया जाता है, लेटर फेज ऑफ खरीफ है उसके अंदर भी इसको उगाया जाता है विंटर के अराइवल के समय में, और आप देखिए कि विंटर के समय भी इसको उगाया जाता है, वो रबी की क्रॉप के रूप से इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन का जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर में उसके पर्सपेक्टिव से, तो महाराष्ट्र के अंदर आपको एक नासिक का एरिया देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नासिक के अंदर में आपको वहीं पे एक सिचुएटेड है लासिल गांव नाम का एरिया।
तो लासिल गांव का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट आपको ओनियन के पर्सपेक्टिव से इंडिया में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से है, तो आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं दिल्ली के, उनको अरेस्ट किया गया। उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किया गया है पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा। आप देखिए कि जो जंतर मंतर है दिल्ली के अंदर में, एक ऑफिशियली यहाँ पे जो प्रोटेस्ट का साइट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट है वो वहाँ पे कैरी आउट किए जाते हैं। आप भी अगर कभी जंतर मंतर के वहाँ विजिट करोगे तो आपको भी वहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट करते हुए पर्सन्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये जो जंतर मंतर नाम का जो मॉन्यूमेंट है इसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया था? इसका भी जो कंस्ट्रक्शन है आपको जो जयपुर जिसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, राजस्थान का जो कैपिटल है। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में एक वहाँ पे एक हिली एरिया है जिसको कि हम आमेर के नाम से जानते हैं, और जयपुर जो सिटी है वो आपको ग्राउंड के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो सवाई जयसिंह सेकंड नाम के एक रूलर हुआ करते थे जो आमेर से रूल किया करते थे। उनके द्वारा एक ट्रेड सेंटर के रूप में एक सिटी है उसको डेवलप करना था, एक मॉडर्न आर्किटेक्ट के रूप से एक सिटी है उसको डेवलप करना था। उसी के रिगार्डिंग में उनके द्वारा जयपुर का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1727 के समय किया गया। और उन्हीं के द्वारा आपको जो जंतर मंतर जो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सिचुएटेड है उनका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, फास्ट किया गया है। आप देखिए कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी इस तरीके से आपको जो फास्ट का जो सिचुएशन है, इंडिविजुअल जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे अलग अलग आपको ये जो डिफरेंट टाइप के जो वेपन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में। हमारा जो फर्स्ट जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स? क्या वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह? सेकंड किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के द्वारा? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। इवन आपको थर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। ब्रह्मदत्त नाम के एक पर्सन है, उनको वो थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो बनते हैं, और उस समय एक दिल्ली चलो का जो नारा है, दिल्ली चलो वो नारा जो स्लोगन है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ, उसके पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर अटैक किया गया था। वहाँ पे ईरान का एक कंसुलेट है, उसके अंदर में अटैक हुआ। कुछ जो आर्मी के कुछ पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे डेथ भी हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इजराइल का जो कहीं पे भी एम्बेसी है वो सेफ नहीं है, कहीं पे भी ईरान के द्वारा जो अटैक है वो कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे एक सीरिया के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि इजराइल का जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसके अंदर में सीरिया का जो एरिया है वो शेयर होता है। और आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल के अंदर एक गोलन हाइट्स का जो एरिया है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर सीरिया के द्वारा अपना क्लेम किया जाएगा। इजराइल के द्वारा उसको 1967 के समय में उसको अनेक्स कर लिया गया था गोलन हाइट्स को, और फिर से उसको रिटर्न नहीं किया गया। काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस वो एरिया है, सीरिया का जो एरिया है गोलन हाइट्स, जो प्रेजेंट समय में इजराइल के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। ब्यूटिफिकेशन के रिगार्डिंग में है नेक्स्ट न्यूज टुलिप गार्डन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सारे जो टुलिप्स के जो फ्लावर्स हैं उनको लगाया गया था। दिल्ली के स्पेशली जो रोड साइड एरियाज़ हैं दिल्ली के अंदर में, आप देखिए कि बाराखंबा का एक एरिया है, बाराखंबा का जो एरिया है उसके अंदर में काफ़ी सारे जो टुलिप्स के जो फ्लावर्स हैं उनको लगाया गया ब्यूटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। तो ये जो टुलिप गार्डन का जो फोटो शो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। जो हमारी फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उनका मेमोरियल के अंदर में, उनका मेमोरी के अंदर में ये जो गार्डन है उसको बनाया गया था 2007 के समय में। आप देखिए कि जो जबरवान हिल्स का जो एरिया है, ये जो जबरवान हिल्स का एरिया है उसके फुट हिल्स के अंदर में आपको जो टुलिप गार्डन है वो देखने के लिए मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। उसके रिगार्डिंग में एक स्पेशल सीजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जब टूरिस्ट के द्वारा इस एरिया के अंदर में विजिट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेपो रेट है उसके पर्सपेक्टिव से है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका मीटिंग हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में आप देखिए कि जो रेपो रेट है उसको नहीं चेंज किया गया है यहाँ पे, और रेपो रेट को इस वजह से भी नहीं चेंज किया गया कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है जो 2022 का अप्रैल के समय काफ़ी हायर हुआ करता था, वो धीरे धीरे यहाँ पे कंट्रोल किया गया है आरबीआई के द्वारा अपने जो डिफरेंट टूल्स है उन्हीं के थ्रू में। तो मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसको रोका गया है, कंट्रोल किया गया है यहाँ पे। बट आपको 4+-2 का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि इन्फ्लेशन को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा एमपीसी के द्वारा। वो भी आपको एक प्रोविजन है, वो आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा।
आरबीआई के रिसेंटली 90 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स, 90 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं, इस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर था। 1 अप्रैल के दिन इसके 90 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि जो 7 अप्रैल का जो डे है उसको हेल्थ डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो हेल्थ डे का जो बेसिकली जो थीम रखा गया है माई हेल्थ माई राइट के रूप से रखा गया है। क्या यहाँ पे इंडिया के अंदर में जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ देखने के लिए मिलता है, क्या जो हमारा राइट टू हेल्थ का जो प्रोविजन है वो इसी का पार्ट है क्या स्टूडेंट्स? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको नहीं पता है। तो आप देखिए कि 2014-15 के समय में ऐसा एक डिबेट है वो देखने के लिए मिला था। जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो प्रेजेंट समय में जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा साहब हैं, तो उस समय में वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। 14, 15, 16 का जो एरा है जब हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय में ऐसा जो डिबेट है वो देखने के लिए मिला था कि इंडिया के द्वारा जो राइट टू हेल्थ है एज ए फंडामेंटल राइट के रूप से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्या इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे इंक्लूसिव हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, 7 अप्रैल के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं हेल्थ इक्वलिटी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गुड हेल्थ को अगर आपको या ग्लोबल हेल्थ को अगर आपको प्रमोट करना है, और ग्लोबल हेल्थ के अंदर में आप जस्टिस है उसको भी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। अगर हम बात करें हेल्थ का जो इक्वलिटी है, इंक्लूसिविटी के बारे में हम डिस्कस करें, इंक्लूसिविटी मीन्स हर एक डोमेन के एरिया को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो हेल्थ इक्वलिटी का मतलब यही है कि हेल्थ केयर के अंदर में कोई भी गैप का जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। आप देखिए कि कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के गैप की वजह से और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या जो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो उन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डील किया जाए, हेल्थ को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से आपको 140 के आसपास कंट्रीज के अंदर में हेल्थ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। हेल्थ इक्वलिटी यही है कि हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो हेल्थ की प्रायोरिटीज के अंदर में, हर एक पर्सन को किसी भी पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा हाई क्वालिटी जो एजुकेशन गैप है, क्लीन वाटर है, हाइजीनिक जो फूड है, इसके रिगार्डिंग का जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना है हेल्थ इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हेल्थ इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली गैप को और भी ज़्यादा क्रिएट किया गया कोविड-19 की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल एरियाज है, पॉलिटिकल जो कंसर्न्स है उसकी वजह से भी आपको हेल्थ एज ए इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग में जो गैप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो किस तरीके से इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए? इक्वलिटी को इसी वजह से प्रमोट किया जा सकता है स्टूडेंट्स की जो लार्ज और जो डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडिया का, उनको यहाँ पे जो हेल्थ इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में जो मेन ऑब्स्टेकल आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है वो आपको एज ए मेन ऑब्स्टेकल के रूप से देखने के लिए मिलता है। मेन ऑब्स्टेकल के रूप से आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको जो 17% जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, हमारे वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका जो 17% एरिया है वो आपको अर्बन स्लम के रूप से देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि अर्बन जो स्लम का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो कंटिन्यूस जो डिस्क्रिमिनेशन है, राइट फूड नहीं है हेल्थी, वहाँ पे फूड का हैबिट नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पास के अंदर में है वहाँ पे भी जो प्रॉपर हेल्थ है जो एक्सेसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, डिस्पैरिटी आपको देखने के लिए मिलता है हेल्थ सेक्टर के अंदर में। तो हेल्थ सेक्टर का जो डिस्पैरिटी है, कास्ट, जेंडर, इवन जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे जो डिस्पैरिटी है और भी ज़्यादा एग्जेजरेट होता है। 3 ट्रिलियन के आसपास हमको यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो लॉस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स है, जो डॉक्टर्स का जो प्रेजेंस है वो आप देखें कि काफ़ी कम है। जो WHO की यहाँ पे गाइडलाइंस है उससे भी काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है। 0.8% के आसपास डॉक्टर्स है 1000 पर्सनस के ऊपर में, और ये भी आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर में या जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। रूरल एरियाज के अंदर में ये जो संख्या है वो कम है। तो इंक्लूसिव हेल्थ केयर को किस तरीके से डेवलप किया जाए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन है जिसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको देखने के लिए मिलेगा, नेशनल रूरल आपको नेशनल अर्बन वाला जो हेल्थ मिशन है उसका जो बेसिकली कन्फ्लुएंस है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके थ्रू यहाँ पे हेल्थ को एज ए इंक्लूसिविटी के रूप से प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुसाइड के बारे में है।
आप देखिए कि एनसीआरबी के जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डाटाज है वो बताते हैं कि 1.71 लाख के आसपास जो पर्सन है उनके द्वारा 2022 के जो समय जो सुसाइड है वो किया गया। आप देखिए कि इसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन है, 41% ऐसे लोग हैं जिनका एज है वो यहाँ पे बिलो 30 एज हुआ करता था, उनके द्वारा जो सुसाइड है वो किया गया है। अब उनके द्वारा जो सुसाइड है वो क्यों किया गया स्टूडेंट्स? हेल्थ के इश्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं, फैमिली इश्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा एकेडमिक जो स्ट्रेस का जो सिचुएशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी एक रीजन आपको देखने के लिए मिलता है। और वुमेन्स के रिगार्डिंग में वायलेंस एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रीजन के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से जो सुसाइड्स हैं वो की जाती हैं। अगर हम बात करें जो टोटल नंबर ऑफ सुसाइड के जो केसेज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट, तो आप देखिए कि 12.4% के आसपास जो इंक्रीज है वो आपको देखने के लिए मिलता है सुसाइड के केसेज के अंदर में। इसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि जो सुसाइड जो कंट्रोल जो प्रिवेंशन का जो स्ट्रेटजी है उसको प्रमोट करना है। हमने काफ़ी सारे जो केसेज है वो रिड्यूस किए गए हैं, उन केसेस को और अच्छे से डील किया जाए, प्रॉपर वे में उनको रिहेबिलिट किया जाए कि कैसे यहाँ पे जो लाइफ है उसको लॉस के रूप से नहीं देखते हुए कुछ ना कुछ आप यहाँ पे जो पॉजिटिव रूप से आप यहाँ पे देखें। और वुमेन्स के अंदर में जो स्पेशली यंग वुमेन्स हैं उनके अंदर वॉयलेंस यहाँ पे एक मेन रीजन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से उनके द्वारा जो सुसाइड्स हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में और यहाँ पे जो सस्टेनेबल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है कि जो हाई क्वालिटी की हेल्थ सर्विस है विदाउट फाइनेंशियल हर्डल के रूप से सभी लोगों को जो यहाँ पे हाई क्वालिटी की हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड किए जाएं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। 2012 के समय में आपको यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसके अंदर भी आपको जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर्सपेक्टिव से जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर में 2.5% जो जीडीपी का जो पैसा है वो खर्च करना है। हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2013 का उसके द्वारा भी 2017 का उसके द्वारा भी 2.5% ऑफ जीडीपी का जो स्पेंडिंग है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करें, आपको जो 39E नाम का एक आर्टिकल है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें हेल्थ को एज ए वर्कर्स को अंदर जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने के बारे में कहा गया। आर्टिकल 42 जो डीपीएसपी का है उसके अंदर में आप देखिए कि जो ह्यूमन कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मैटरनिटी रिलीफ है उसको भी प्रमोट करने के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि जो मैटरनिटी रिलीफ है उसको भी यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, ह्यूमन कंडीशन वर्किंग के रिगार्डिंग में हो। और 47 के अंदर हेल्थ को एज ए स्ट्रेंथन करने के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो ये डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 39E है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 47 है। काफ़ी बार हम इनको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हमारी लोकल अथॉरिटी हैं, हमारी पंचायती राज हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी के रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल 243G नाम से एक आर्टिकल है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर भी जो पब्लिक हेल्थ है उसको लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा डील करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो उन्हीं सबको यहाँ पे बताया गया कि कैसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो इनोवेशन है हेल्थ सर्विस के अंदर में उसको अडॉप्ट करते हुए जो सस्टेनेबल फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जा सकता है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जो 70% हेल्थ का जो पेशेंट्स है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जब तक रिफॉर्म नहीं किया जाएगा तो कम्प्लीटली जो हेल्थ केयर के अंदर में जो रिफॉर्म है वो इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि 70% के आसपास जो हमारे पेशेंट्स हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि जन स्वास्थ्य अभियान है उसको लॉन्च किया गया था 2012 के समय में। और इसके अलावा आपको जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में रूल्स है वो भी देखने के लिए मिलता है। क्लिनिकल जो इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो ट्रांसपेरेंसी के रूल यही हैं कि यहाँ पे जो फ़ी है, जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल किया जाए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रोका जाए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो फीस है वो यहाँ पे हायर ना हो, उसके ऊपर एक रेगुलेशन है वो यहाँ पे किया जाए। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। अभी तक ये रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नहीं आए हैं, जो जन स्वास्थ्य अभियान के अंडर में या क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो ट्रांसपेरेंसी का रूल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाल्टीमोर का जो ब्रिज का कोलैप्स हुआ है, आप देखिए कि बाल्टीमोर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सपोज कीजिए ये यूएसए है,
यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर आपको बाल्टीमोर है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो पनामा का जो क्राइसिस है होती रिबेलियंस के द्वारा रेड सी के अंदर में जो क्राइसिस क्रिएट किया गया उसकी वजह से ऑलरेडी जो ट्रेड का जो सिचुएशन है वो डिटोरेटिंग कंडीशंस के अंदर में है, काफ़ी सारा डैमेज है वो हो चुका है। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो हायर देखने के लिए मिलेगा ट्रेड ही के रिगार्डिंग में, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि पनामा, अगर आपको समय मिले पनामा को आप जरूर से देख लेना। पनामा कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के कंप्लीट जो जॉइनिंग जो पार्ट है वहाँ पे आपको एक गैप भी है वो देखने के लिए मिलता है। तो उस गैप को हम किस नाम से जानते हैं इसको भी आप एक बार गूगल जरूर से कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में है। अब आप देखिए कि सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या। अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करें तो एक सेमीकंडक्टर आपको एक मिडिल पार्ट के रूप से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो मिडिल पार्ट है उसके अंदर में आपको जो सेमीकंडक्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ पे आपको जो कंडक्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसके मिडिल पार्ट के अंदर जो सेमीकंडक्टर है वो हुआ करता है। बट आप देखिए कि यहाँ पे एज ए कम्प्लीटली इंसुलेटर के रूप से ना काम करते हुए इसके अंदर भी काफ़ी सारा जो आपको जो डिजाइनिंग वर्क है, काफ़ी सारा इंजीनियरिंग वर्क है वो देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली स्टूडेंट टाटा ग्रुप के द्वारा ताइवान के साथ में एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है और आसाम और गुजरात के अंदर में कुछ प्लांट्स हैं उनको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया। वो किसकी वजह से किए गए हैं कि इंडिया को यहाँ पे सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर में किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना है। आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लिमिटेशंस वो भी देखने के लिए मिलती हैं, उसके बिहाइंड में कुछ रीजन्स के अंदर में ये लिमिटेड है। इसके अलावा आप देखिए इसका जो इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया के अंदर में प्रेजेंट ना होना। तो ये आपको काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स देखने के लिए मिलते हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लिटिल बिट आपको कम देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है। बट अभी कुछ प्लांट्स हैं जिनको कि इस्टेब्लिश किया गया है गुजरात के अंदर में और आसाम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है उसको शो किया गया है। आप देखिए कि 1957 के समय जब सेकंड इलेक्शन हुआ और 2019 के समय में तो हमारे यहाँ पे वुमेन एज ए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स। उसी को यहाँ पे बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर में कि एज ए वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ वो कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम कंपेयर करें, विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो आप देखिए कि 2019 के समय में जो 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपको वुमेन है वो देखने के लिए मिलेगा। जीएसटी के अंदर रिफॉर्म के बारे में कहा गया है कि जीएसटी के जो अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाए, जीएसटी के अंदर रिफॉर्म लाया जाए। जो हमारे 13 फाइनेंस कमीशन को जिनके द्वारा हेड किया गया था विजय केलकर साहब हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि लोकसभा इलेक्शंस के बारे में बाद में एक जीएसटी का सेक्रेटरीट है उसको डेवलप करने का जरूरत है। अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोविजंस है उनको भी यहाँ पर रिमूव किया जाए। जीएसटी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो एनके सिंह है उनके द्वारा भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। रिसेंटली इनके द्वारा जो फाइनेंस कमीशन है उसको हेड किया गया था। इनके द्वारा जो फाइनेंस का जो डिवोल्यूशन है वो किस तरीके से कैरी आउट किया गया उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था 2023 के अंदर में कि किस पैरामीटर्स के ऊपर इनके द्वारा जो फाइनेंस का जो डिवोल्यूशन है वो कैरी किया गया था। अभी जो रिसेंटली जो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो किसके द्वारा हेड किया जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप रीड करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर में था ये टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इरिस जो आयरलैंड का यूनिफिकेशन है उसके बारे में जो पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि ये उनका बेसिकली एक प्रायोरिटी भी है, उसको इरिस को किस तरीके से यूनिफाई किया जाए। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के अंदर जो डैम के अंदर बेसिकली कुछ लीकेज होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं उसको फ्लड की सिचुएशन से रेस्क्यू किया गया है। आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर जो ड्रिलिंग है वो देखने के लिए मिला है। चाइना के द्वारा जो अपना जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे यूक्रेन के रिगार्डिंग में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो अपना ट्रूप्स है उनको विड्रॉल किया गया है सदर्न गाजा से, और सदर्न गाजा के अंदर ही जो बॉर्डर एरिया है जो यहाँ पे सनाई पेनिनसुला का जो टच करता है, इसको कि हम किस बॉर्डर के नाम से जानते हैं, रफा बॉर्डर के नाम से। और सनाई पेनिनसुला किसके अंदर है स्टूडेंट्स, इजिप्ट के अंदर में। आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ लेबनान के अंदर में जो हजीबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहाँ पे इजराइल के द्वारा अटैक किया गया। और चाइना और यूएस के बारे में है कि उनका जो ट्रेड रिलेशन है वो सही है, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया।
सूडान के बारे में है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूडान के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको सूडान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सूडान के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके द्वारा अटैक किया गया है। उसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे कुछ पर्सन्स है उनका डेथ हुआ है विलेज के अंदर में। ये बेसिकली जो कैपिटल सिटी है उसके सदर्न पार्ट के कुछ विलेज हैं। सूडान के द्वारा आप देखिए कि रेड सी के अंदर भी अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है, इसका जो एरिया है वो शेयर किया जाता है रेड सी के अंदर में सूडान के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सूडान के अंदर में एक आपको रीजन है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि डरफूर रीजन के नाम से जानते हैं। तो डरफूर रीजन है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस का जो सिक्योरिटी पैक्ट है जो कि चाइना को काउंटर करते हुए 2021 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर आया था, तो उसी के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे वो चाइना को काउंटर करने के रिगार्डिंग में और भी जो मेंबर्स हैं उनको ऐड किया जाए इस सिक्योरिटी पैक्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कच्चा थीव जो आइलैंड है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि कच्चा थीव आइलैंड को 1974 के समय में इंडिया और जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनके द्वारा साइन किया गया था एग्रीमेंट के थ्रू में। एक एग्रीमेंट आपको 1976 के समय भी देखने के लिए मिलता है। तो उस समय में जो डिप्लोमेटिक जो ज़रूरतें हुआ करती थी उसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिल्म मेकर हैं जिनकी डेथ की पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है। तो जब भी मूवीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको एक पता होना चाहिए कि मूवीज़ के पर्सपेक्टिव से एक हाईएस्ट अवार्ड आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कच्चा थीव के बारे में है। कच्चा थीव में हमने काफ़ी कुछ रीड किया है। 1921 के समय जब दोनों ही एरिया ब्रिटिश के अंदर हुआ करते थे तो उस समय भी आपको जो कच्चा थीव के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोल्कनों का एरिया है कहाँ पे है, एटना नाम का जो है इटली के अंदर में। आप देखिए वोल्कनो इरप्शन के अंदर में इस तरीके से जो रिंग सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। इसका एग्जैक्ट जो रीजन है वो नहीं पता है साइंटिस्ट को भी। तो एटना के अंदर में जो वोल्कनिक इरप्शन के अंदर जो रिंग है उसको शो किया गया है। और यहाँ पे बेसिकली आप देखिए जो इकोलॉजिकल गैप लिमिटेशन है उसके पर्सपेक्टिव से रीड किया गया है। प्रीडेटर्स का जो यहाँ पे एक लिमिटेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसको एक बार ज़रूर से रीड करना। आपको इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो गैप लिमिटेशन है उसका इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे ज़रूर पता लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।